हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 5 है, जिसका नाम है राज्य राजा और एक प्राचीन गढ़ राज्य। ठीक। चुनाव का दिन जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है। लोग आपके वहाँ, जब आपके पिताजी लोग या फिर दादा लोग जब वोट डालने जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, तो आप भी उनसे पूछिएगा कि आप वोट डालने क्यों जाते हैं। आपको वो बता देंगे उत्तर इसका। ठीक। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि वोट क्यों डाला जाता है। ठीक है। कुछ लोग शासक कैसे बने, आइए जानते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। ठीक। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक। कुछ लोग यज्ञ करके हो जाते थे, कुछ लोगों का चुनाव होता था। ठीक। अश्वमेघ यज्ञ आपने सुना होगा। अश्वमेघ यज्ञ के बारे में श्री रामचंद्र जी के टाइम में यश उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, जिसे लवकुश ने रोका था घोड़े को। आपने वो कहानी देखी होगी। वही है अश्वमेघ यज्ञ। एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उससे वहां अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्होंने उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ठीक। राजा लोग घोड़े के ऊपर लिखवा देते थे कि जो इस घोड़े को रोकेगा वो हमसे युद्ध करेगा, और जो घोड़ा नहीं रोकेगा ये मान लिया जाएगा कि वह राजा से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। ठीक है। और वो लोग को निमंत्रण देते थे राजा लोग कि आओ हमारे वहां शामिल हो के। यही अश्वमेघ यज्ञ होता था। ठीक। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ठीक, बाघ की खाल पर। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। ठीक, राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। ठीक है। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। इसमें लिखा है कि उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। श्री राम जी के टाइम पे आपने देखा होगा कि उस समय सीता माता जो थी वो जंगल में थी। ठीक है। तो श्री राम जी ने क्या किया था, उनकी एक मूर्ति बनवा के उसके साथ बैठकर यज्ञ किया था, क्योंकि रानियों का भी होना जरूरी था उस समय। ठीक। पुरोहितों पर भी राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। ठीक। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र कहते थे। ठीक। उस समय भी सोचे शूद्र होता उसे वैश्य या विष कहते थे। ठीक। और जो अन्य राजा थे उनका क्या काम था, सिर्फ बैठकर युद्ध देखना। ठीक। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। सोचिए उस समय भी लोग मानते थे, आज से लगभग 3000 साल पहले। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग शामिल थे, आप बता सकते हैं। ठीक। शूद्र को वहां नहीं माना जाता था। पुरोहित कौन थे, पंडित थे। ठीक। राजा कौन थे, क्षत्रिय थे। वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। ठीक। ये तो आप जानते हैं। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैश्य वैभवशाली थे, वहीं कुछ शासक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ठीक। ये लोग निर्धन थे। भाई पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले
शिकारी ये जितने लोग थे ये लोग निर्धन थे। ठीक, उस समय क्योंकि राजा थे, राजा ही राजा था। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। पुरोहित, ठीक, अब सुनिए, जिन्हें वर्ण कहते हैं। पुरोहितों ने 4 वर्गों में उनको विभाजित किया था, जिन्हें कह रहे थे वर्ण। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उस समय देखिए, ये जो ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य, शूद्र, उस समय ये देख के बनाया गया था कि ब्राह्मण का काम होता है समाज में शिक्षा देना। ठीक, पहले लोग जातियां कैसे बन गई देखिए। पहले जब शुरुआत में जब जाति वाति कुछ नहीं थी तो लोगों ने सोचा कि हमारे समाज में कुछ होना चाहिए। तो जो महान लोग थे, मतलब ज्ञानी लोग थे, उन्हें पंडित बताने लगा कि वो ले लोग पंडित होंगे और ये क्या करेंगे, पूरे समाज को शिक्षित करेंगे। ठीक है, और जो शक्तिशाली होते थे, ठीक, उन्हें क्या बताया गया कि ये लोग समाज की रक्षा करेंगे, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया। ठीक, और जो खेत खलिहान में काम करेंगे, इधर उधर करेंगे, उन्हें वैश्य कहने जाने लगा। जो कहीं इस वो यहाँ काम कर रहे हैं, कहीं वहाँ काम कर रहे हैं। और जो छोटे जात के, जो छोटे लोग होते थे, जिन्हें आज छोटी जात बहुत शूद्र कहा जाता है, वो ये लोग जैसे मछली पकड़ते थे, या फिर चमड़ा का काम करते थे, या फिर देखा जाए तो वो लोग गंदगी साफ किया करते थे, तो उन्हें शूद्र कहते थे। ठीक, तो वो उस समय ये काम होता था कि समाज को इस विभाजित किया था, सबका अलग अलग कार्य दिया गया था कि ये लोग ये कार्य करेंगे। कोई धर्म नहीं बताया गया था कि ये धर्म हो जाएगा। भाई अगर शूद्र कोई है और ताकतवर है तो वो क्षत्रिय बन सकता था। वो जाके उसमें शामिल होके अपना, वो एक छत्री छत्री पद, जैसे आज कोई पद होता है, जैसे डीएम का पद, तो एक छत्री पद जैसे जाके बनता था और लोगों की रक्षा करता था। अगर कोई वैश्य है, उसको वो ज्ञानी है, तो पंडित में आके सबको शिक्षित करने का काम उसका होता था। ठीक, आजकल की तरह नहीं कि वैश्य अलग भागता है, मैं ये हूँ, शूद्र अलग भागता है, पंडित कहते मैं पंडित हूँ, और जो क्षत्रिय होते हैं कहते क्षत्रिय हूँ। भले ही अगर कोई वैश्य हो, उसकी ताकत पंडित जैसी हो, लेकिन उसको ताकत अगर उसको ठाकुर या फिर छत्री जैसी हो, तभी भी उसे नहीं छत्री माना जाता है। क्योंकि आज हमारा समाज इतना मानसिक रूप से गिर चुका है। सोचिए, एक समय ऐसा था जब धर्म धर्म एक ऐसा था जिससे इंसान बहुत ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन आज ये स्थिति हमारे हिंदुस्तान की आ गई है कि धर्म एक ऐसा कारण बन चुका है जिसकी वजह से लोग पतन की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो मुझे लगता है ज्यादा हो गया, चलिए आगे चलते हैं। इसमें ठीक, अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। ठीक, उस समय समाज में कई समूह थे जिन्हें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वालों, तो जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ठीक, ये आपने देखा भी। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित है। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, जिनका काम वेदों और अध्ययन का और अध्यापन और यज्ञ करना था। ठीक है, ब्राह्मणों का, ठीक, वो ब्राह्मणों को का कार्य आप जानते ही हैं, यज्ञ करना, ठीक, किसी का विवाह कराना है, मतलब ये सब कार्य वही करते थे। ठीक, शिक्षा देना, ठीक, ये करना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। ठीक, देखा, रक्षा करना था। लेकिन आज जो क्षत्रिय कहना नहीं चाहिए, कुछ लोग हैं भाई, हर एक उसमें कोई ना कोई गलत है। ऐसा नहीं कि हर एक क्षत्रिय ही अच्छा है, हर एक शूद्र अच्छा है। सबके अंदर एक हीन भावना आ चुकी है दूसरे के प्रति। ठीक है, कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है दूसरे से, चाहे जो हो। इसी वजह से हमारा देश इतना गुलाम हुआ। अगर ऐसा ना होता तो हमारा देश कभी गुलाम नहीं होता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ग ब्राह्मणों का था, जानते हैं। ठीक, दूसरा स्थान शासकों था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विषय वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। ठीक, कृषक और पशुपालक, व्यापारी, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। सोचिए, वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। ठीक, इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। आज से लगभग 3000 साल पहले इनकी ये स्थिति थी और आज भी है यही। ठीक, आज तो सरकार हमारी बदल गई है तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत देखा जाए तो है स्थिति अभी भी छोटे जाति लोगों की। ठीक, इनका काम इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं प्राप्त था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। सोचिए, उस समय चाहे जैसी औरत हो, उसको शूद्र के समान माना जाता है। औरत बस यही काम था, घर में रहे, चूल्हा चौका करे, बस यही उसका काम था, खाना बना, बच्चे पाले। ठीक, महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं है। ठीक, ये पूछ सकते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि वेदों में किसका अधिकार नहीं बताया गया है, किसका बताया गया कि ये अधिकार नहीं है वेदों को पढ़ने का।
तो किन्हें? महिलाओं को और शूद्रों को। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क अपवित्र माना जाता था। सोचिए, इन लोगों का जो संपर्क था अपवित्र माना जाता था उस समय। कई लोग ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों को छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ठीक, बहुत लोग ऐसा भी मानते थे कि मतलब कोई ना शूद्र है ना कोई क्षत्रिय है, सब बराबर है, सबको हर चीज का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक, लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? आइए जानते हैं। वर्ण व्यवस्था, एक वर्ण व्यवस्था आप जान ही गए होंगे। वर्ण व्यवस्था क्या है? ठीक, चार वर्णों में बांटा गया था। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, उनका कार्य तो आपको पता ही है। चित्त ये लिखा धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। ये देखिए पात्र सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये पात्र, ये कटोरा। ठीक, इस जनपद। ठीक, महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक, जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। ठीक, अब लिखते हैं ना जनपद लखनऊ, जनपद बाराबंकी। तो जनपद का मतलब क्या है? जनपद के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 प्रश्न नंबर 49 में दिखाए गए हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 49 है, इसमें दिखा रहे हैं आपको। ये देखें 49। ठीक, ये देखें जनपद जनपद और नगर। ये देखिए हस्तिनापुर, कौशाम्बी, मगध, उज्जैन। ठीक, रेखाचित्र पैमाना नहीं दिया गया है। अच्छा, ठीक, ये देखिए अभी जनपद है। ठीक, गांधार, हस्तिनापुर। ठीक, महाजनपद जो जनपद से बड़े। ठीक, छोटे छोटे जनपद अंग, सोन नदी, सॉरी तो नदी है। ठीक, कोसल, कुरु। महाजनपद जैसे ये हस्तिनापुर है, कौशाम्बी है, वैशाली, मगध, उज्जैन। ठीक, देख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्या कह रहा है? दिखाए गए, हाँ। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। ठीक, एटा के पास क्या? अतरंजी खेड़ा, इनमें बहुत प्रमुख है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक, ये आज से लगभग 3000 साल पहले की बात हो रही है। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? हुँ? अध्याय 3 आपने पढ़ा था? हाँ, इसमें लिखा है चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें और गन्ना। ये देखिए गन्ना यहाँ पे दिखाया गया है। भाई गेहूं तो था, गेहूं की सबसे पहले खोज की थी। चावल, धान, जौ, दालें मिलने लगे थे धीरे, लेकिन गन्ना जो है फिर उसके बाद कुछ दिन बाद आया था। ठीक, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। ठीक, इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जैसे कि इनमें नाम से ही स्पष्ट है। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक, कुछ दिन बाद जो जनपद थे पहले छोटे थे, फिर वो बहुत बड़े हो गए धीरे धीरे। कैसे? क्योंकि वहां के शासक ज्यादा शक्तिशाली होने लगे थे, तो वो भी महत्वपूर्ण होने लगे थे जहां वो रहेंगे।
कुछ जनपदों को दिखाया गया है कहाँ मानचित्र 4 में। ठीक, ये देखिए कुछ महाजनपद हैं दिखाया गया है, जैसे मगध, वैशाली, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, उज्जैन। ठीक, ये सब क्या है, महाजनपद हैं उस समय के, लगभग 2500 साल पहले के। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। ठीक, एक राजधानी की होती थी। आपने चैप्टर 2 में शायद पढ़ा होगा कि बिहार की बात है, उस समय वहां की राजधानी होती थी। ठीक, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक, महाजनपदों की जो राजधानियां थी, यहाँ राजा रहते थे, वे क्या करते थे, अपने घर के चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाया करते थे। ठीक, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण कराया था। दूसरे लोग आक्रमण करें बचने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए भी इन लोगों ने बनाया था। ठीक, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि समृद्धि और शक्ति की प्रदर्शन भी करते थे। बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करके अपने चारों ओर अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे कि हमारे वहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, जिससे कि हमारे वहाँ हमला इतनी जल्दी नहीं हो सकता। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। ठीक, इसी तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया। बच्चों ने भी मिलकर सोचे बनाया। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। ठीक, अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। ठीक, कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, पृष्ठ 84 पर चित्र देखो। पृष्ठ 84 आपके पाठ आगे मिलेगा, लगभग चैप्टर 8 या उससे पहले। ठीक, इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, अध्याय 8 में आपको मिलेगा, तो आप अध्याय 8 में आप देखेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें तो पृष्ठ 84 तो है नहीं, बस 56 तक ही है, तो पृष्ठ 84 आगे आपको दिखाएंगे हम लोग। इसमें लिखा भी है कि अध्याय 8 में पढ़ोगे, अध्याय 8 में देखेंगे हम लोग। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताओ भाई। उल्लेखित राजा महाजनपदों से ऋग्वेद में कैसे मतलब भिन्न थे, देखिए। महाजनपदों के राजा क्या थे, उनकी चोट पहले छोटे छोटे थे, फिर महाजनपद बन गया, मतलब जनपद थे, फिर महाजनपद बन गया, छोटे राजा थे और लड़ भिड़ के इधर उधर बड़े राजा बन गए, महान बन गए। ठीक, ऋग्वेद के राजा महान थे ही। ठीक, और वो लोग क्या कराते थे, यज्ञ कराते थे, और महाजनपद के जो राजा थे यज्ञ वो भी कराते थे, लेकिन डिफरेंट होता था। जैसे ये लोग अश्वमेध यज्ञ कराते थे ऋग्वेद में, और यहाँ महाजनपदों में कोई इतना सुनने नहीं मिलता अश्वमेध यज्ञ। ठीक, और ऋग्वेद में क्या होती थी, घोड़े और गाय को बहुत महान माना जाता था। ठीक, घोड़ों के लिए खासकर घोड़े बहुत खरीदे जाते थे और गायों को माता तो मानते ही थे। ठीक, और पुत्रों के लिए एक से एक हवन कराते थे, यज्ञ कराते थे। महाजनपदों में भी ऐसा होता था, लेकिन महाजनपदों में अब शासक धीरे धीरे जब आने लगे तो लोग हाथियों का इस्तेमाल करने लगे थे और अन्य चीज़ों का भी इस्तेमाल करने लगे थे। ठीक, तो यही सब है इसका डिफरेंस। और आपको अगर विस्तार पूर्वक जानना है तो आप इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं, चैप्टर 4 में। उसमें ऋग्वेद और महाजनपद के बारे में अच्छे से दिया गया है। महाजनपद आप इससे उसमें पढ़ेंगे और ऋग्वेद के बारे में उसमें दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जहाँ प्रयागराज है, के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ठीक, ये देखिए कैसी है, 2500 साल पहले की। कर कर टैक्स वही कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। तथा महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। ठीक, तो कर तो हर कोई राजा लेता था, आप भी जानते थे। अब क्या करते थे, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6 मतलब जितना हिस्सा होगा उसका 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे जिसे भाग कहा जाता था। ठीक, जैसे आपका 6 बोरी अगर हुआ गेहूं तो 1 बोरी राजा ले लेता था। ठीक, कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, फ्री। ठीक, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ठीक, कोई दूध बेचता है तो दूध देता था, कोई बकरी अगर वो करता है तो जो राजा मांसाहारी होते थे उनको
ना, अंडे वंडे सब देता था, बकरी मारा और के। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, ठीक, जैसे आज भी देना पड़ता है हाजी का टैक्स। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल में प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, ठीक। देखिए इतना टैक्स लगाते थे वो लोग। आखेटक तथा खाद्य संग्रह राजाओं को क्या देते होंगे, अब सोचिए। आखेटक, ठीक, जो शिकार करते हैं, संग्राहक जो किसी चीज का संग्रह करते हैं, को जंगल में प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। भाई राजा लोग थे, वो लोग, उनको लकड़ियों की भी जरूरत होती थी। लकड़ी कहाँ से आएगी, जंगल से आएगी, ठीक। और जो आखेटक थे, शिकारियों या अन्य लोग थे, उनको भी जैसे कि कोई शेर हुआ, ठीक, शिकारी करते थे, सब करते थे, तो वो भी राजा को कुछ ना कुछ गिफ्ट में देते थे, टैक्स के रूप में देते थे। क्या देते होंगे आप सोचिए, कि माना आप ही हैं, शिकारी हैं, आप शिकार करने गए, हिरन को मार दिया, तो आप क्या राजा को देंगे, हिरन दे सकते हैं या कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे राजा खुश हो जाए। और खाद्य संग्राहक जो जंगल में रह वो लकड़ी वकड़ी काटते हैं, वो सब संग्रह करते हैं, वो लोग फल फूल इत्यादि चीजें देते थे, लकड़ी वकड़ी। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो परिवर्तन आए, ठीक। हल के फल अब लोहे के बनने लगे, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, ठीक, मतलब लोहा ये लोग जान गए थे। ये लोग पूछते हड़प्पा काल में लोहे की खोज हुई थी, नहीं हुई थी उसमें, ठीक। अब कठोर जमीन की को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था, ठीक। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं हल के फाल लोहे के कब बने, तो इसी काल में बने थे, कब, लगभग आज से 2500 साल पहले, ठीक। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, ठीक, अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे लगाए जाने लगे थे, ठीक। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी अच्छा होने लगी। अच्छा आप लोग ये, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी थी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर जिसे कम कार करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों का प्रोत्साहन क्यों देते होंगे। भाई जब परिवर्तन होंगे तो राजा भी धनवान और होगा, उसके पास और पैसा आएगा। अभी पहले लकड़ी से खेत जोतते थे तो इतना नहीं पैदावार हो पाती थी, अच्छे से खेत नहीं जोत पाते थे, लेकिन जब से लोहे के आ गए तब से खेत और अच्छे से जोतने लगे, ठीक। इसीलिए राजा जो थे इन परिवर्तनों का प्रोत्साहन भी देते थे। जैसे हमारे वहां भी है, आज कोई जहाज है, आज कोई फाइटर जेट है, पहले कुछ और था, फाइटर जेट दूसरे थे, ठीक, जो इतना अच्छे नहीं थे, लेकिन जब से रफाल आया है तब से और अच्छा हो गया है। तो सरकार को क्या जरूरत पड़ी भाई, क्यों वो परिवर्तन की, वो इसीलिए परिवर्तन की की जो जहाज पहले थे वो थोड़ा कम थे अच्छे, लेकिन आज जो है और अच्छे हो गए, तो मतलब हम किसी काम को लड़ाई और अच्छे से कर सकते हैं, जीत सकते हैं, जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए करते थे कि हम लोग की मतलब ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा सब कुछ मिले, इसीलिए वो लोग करते थे, राजा लोग। आप समझ गए होंगे। सूक्ष्म निरीक्षण, मगध, मानचित्र 4 प्रश्न 49 में मगध ढूंढो। अभी आपने मगध पढ़ा था, ठीक, ये देखिए मगध, ठीक, देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। लगभग 200 साल पहले, सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, ठीक, 200 सालों के भीतर। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, ठीक। तो ये का यातायात और खा जो है जल वितरण, और गा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें देखिए का खा गा लिखी होती हुआ होगा। इसमें कुछ, ये देखिए मगध, यहाँ की जमीन भी होती थी, बहुत महत्वपूर्ण होती थी, ठीक, उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क का खदानें थी। अब आपको पीछे जो कुछ क्वेश्चंस थे उसका उत्तर पता चल रहा होगा कि इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। पीछे क्या क्वेश्चन पूछा था कि जंगल से जो संग्राहक थे उनसे क्या लेते होंगे राजा टैक्स के रूप में, तो यही सब लेते थे। मगध में दो बहुत
शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु जिसे कहते हैं अजातशत्रु जिसे अजातशत्रु बाद में कहा हुए अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। पद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, हो सकता है कि मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक कौन थे सबसे पहले, तो बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक, और उसके बाद कौन, महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैलाया था। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर में है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना जिसे हम कहते हैं की राजधानी बनी, को राजधानी बनाया गया। ठीक, इंपॉर्टेंट है। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। अब देखिए सिकंदर की बात यहाँ चल रही। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। क्यों? वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है, बताइए। उस समय सेना ज्यादातर घोड़ों का प्रयोग करती थी। ठीक, सेना सशक्त थी, हथियार अच्छे थे। ठीक है, और इन सेनाओं, ऋग्वेद में जो सेना थी वो भी अच्छी थी और वो लोग घोड़ों का प्रयोग करते थे, घोड़े का। उसमें आप देखेंगे ऋग्वेद में घोड़े के बारे में बहुत चर्चा की गई है। इसमें भी घोड़ों की चर्चा की, लेकिन इसमें हाथी भी आ गए। ठीक, और उसमें ऋग्वेद में रथ भी बहुत फेमस थे। ठीक, इसमें भी रथ फेमस है, लेकिन इसमें पैदल सेना भी है, पैदल उसमें भी थी, लेकिन उसमें डिफरेंस ज्यादा देखा जाए तो हाथी इसमें दिखने आ रहा कि उसमें घोड़े बहुत थे, घोड़ों को लोग ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे हाथियों की अपेक्षा ऋग्वेद में। ठीक, अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो पीछे आप पढ़ सकते हैं अन्य चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में जो मैंने पढ़ा है चैप्टर 4, उसमें सही से लिखा है डिटेल में। वज्जी, ठीक, जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली, वैशाली कहाँ, बिहार में थी। यहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। ठीक, अब देखिए गढ़ और संघ किसे कहते हैं। गढ़, गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदियों वाले समूह, सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। इसके लिए कई सदस्य कहते हैं, इन कई लोगों का गढ़ है, माने उसमें कई सदस्य हैं। संघ, संघ अर्थात संगठन या सभा, जिससे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें कई देश आते हैं। गढ़ में मतलब सदस्य आते हैं और संघ में कई जगह आ जाती हैं। ठीक, मतलब ये है। तो गढ़ जो है मतलब व्यक्ति से लगता है और संघ जो है स्थानों से। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कस्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक, तथा महावीर जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे। ठीक, दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ठीक, बुद्ध और महावीर के बारे में हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे अच्छे से। वज्र संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। क्या दीघ निकाय, ठीक, इसको ये इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध का प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, दीघ निकाय। अजातशत्रु, ठीक, जिसे अजातशत्रु और वज्र संघ, अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्णतः नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे। ठीक, अजातशत्रु क्या करना चाहता था, वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता था। ठीक, तभी उन्होंने अपने मंत्री जो वस्कार को बुद्ध के पास भेजा था। ठीक, इसने अजातशत्रु ने। बुद्ध ने उनसे पूछा कि जो वज्र सभाएं हैं नियमित रूप से क्या चलती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। ठीक, जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता तो उन्होंने कहा कि वज्रवासी तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्णतः और नियमित सभाएं करते रहेंगे। ठीक, आपस में मिलजुल रहेंगे और पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक, तब तक हम उन पर हमला नहीं करेंगे।
वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक, उन्होंने कहा वज्र संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ, बताइए। जो वज्र संघ था अन्य महाजनपदों से क्यों भिन्न था? ठीक, इसके 3 अंतर बताओ। अब वज्र संघ क्या है इसके बारे में आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं कि वज्र संघ और महाजनपदों में क्या भिन्न है और इसमें क्या अंतर है। ठीक, अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा इससे जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों का जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। ठीक, इसके बारे में कई शक्तिशाली राजा संघ जीतना चाहते थे। ठीक, गुप्त साम्राज्य के बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। ठीक, इसमें बस ऊपर ऊपर क्या बताया कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चल रहा था। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। ठीक, अब अन्यत्र देखिए। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। इससे पहले भी ये चीज आई थी। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। सोचिए, आज से 2500 साल पहले ही प्रजातंत्र की स्थापना हो चुकी थी। ठीक, कहाँ हुई थी? एथेंस में हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप पूछ सकते हैं। वह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों का पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। ठीक, इस सभा के सभी नागरिक भाग ले सकते थे। ठीक, शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों की सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। ठीक, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। सोचिए, उस समय भी औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। ठीक, अगर आज तक की डेट देखे हूँ 2022 तक, आगे अगर कोई बनेगा तो बनेगा। सोचिए, अभी तक भारत की प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही महिला बनी है। कौन? इंदिरा गांधी जी। और कोई अभी तक महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी अभी 2022 तक। आगे अगर बनना होगा तो बनेगी। सोचिए कि औरतों को दर्जा दिया ही नहीं जाता था उस समय। ठीक, और आज भी देखा जाए तो कुछ बार उठा है ऊपर, लेकिन अभी भी ज़्यादा उनको दर्जा नहीं मिलता किसी किसी चीज़ों में। ठीक है, औरतों का नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। ठीक, व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ठीक, क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? नहीं, वास्तव में नहीं था। वास्तव में जनतंत्र वहां नहीं था। क्यों नहीं था? अब ऊपर वाली लाइन में देख सकते हैं। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों, पहली बात यही था कि औरतों की नागरिकता नहीं थी। ठीक, उन्हें नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। ठीक, और जो मजदूर लोग काम करते थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक, तो कहाँ से एकदम माना जाए? सिर्फ बड़े बड़े ही लोग कर सकते थे। ठीक, लेकिन चुनाव हो गए थे तो ये कह सकते हैं। कल्पना करो, वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय पर चर्चा की जा रही है। तुमने की जा रही है, तभी आप सुनते हैं कि वो लोग कैसे, कहाँ से कैसी सेना बनाएंगे। ठीक, कैसे अस्त्र शस्त्र हैं हमारे पास। ठीक, कितनी सेना है, कहाँ से हमला करेंगे, कैसे हमला करेंगे, किस तरह हमला करेंगे। ठीक, ये सब चर्चा होती है सभा में। उपयोगी शब्द है राजा, अश्वमेध। राजा जानते हैं किंग। अश्वमेध यज्ञ होता था। वर्ण शब्द जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधारोपण वही पौधारोपण, गढ़ अथवा संघ ऊपर आपने हमने बताया था भी। प्रजातंत्र आपने देखा ही है। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। नए शासक लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद के लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? दीघ निकाय का लेखन लगभग। दीघ निकाय क्या है? आपने भी ऊपर पढ़ा था। लगभग 2300 साल पहले। गढ़ या संघ राज्यों का अंत कब हुआ था? लगभग 1500 साल पहले। ठीक, चलिए आपकी ये चैप्टर फिनिश होता है। धन्यवाद।